इतना सारा खजाना देखकर वे दोनों हैरान हो जाते हैं और तभी रामू बोलता है, अरे भाई अब तो हम अमीर हो जाएंगे। हाँ रामू भाई, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। बहुत समय पहले की बात है। किशनपुर नामक गांव में दो आमने सामने घर था। पहले वाले घर में रामू नाम का किसान और उसकी पत्नी और उसका एक छोटा 8 वर्षीय पुत्र के साथ रहते थे। और वही दूसरे वाले घर में राजू नाम का लकड़हारा रहता था। वह भी काफी गरीब था और अपनी पत्नी और 7 वर्षीय पुत्र के साथ रहता था। रामू और राजू दोनों काफी अच्छे मित्र थे। जब भी सुबह सुबह अपना अपना काम करने के लिए निकलते थे तो दोनों साथ में ही जाते थे और उन दोनों के पुत्र भी अच्छे मित्र बन गए थे। वह भी जहां जाते थे साथ में जाते थे और साथ में ही खेलते थे। सुबह सुबह रामू उठकर जब बाहर निकलता है तो देखता है कि काफी धूप निकल चुकी है। तब राजू के घर का दरवाजा खटखटाता है। राजू इधर रामू की सारी बातें सुन रहा होता है, लेकिन राजू जंगल जाने से आलसी कर रहा होता है। सोच रहा था कि आज मैं काम पर नहीं जाऊंगा। और इधर गीता किचन में खाना बना रही होती है। गीता समझती थी उसका पति कितना आलसी है और मूर्ख है, इसलिए वहां से उठकर सीधे राजू के पास जाती है और गुस्से में बोलती है। गीता की पैरों की हल्की आवाज सुन राजू बिस्तर पर बैठ जाता है। अरे, आपके कानों में आवाज नहीं जा रही है क्या? कितना देर से आपका दोस्त रामू आपको आवाज लगा रहा है। अरे नहीं भगवान, मैं तो काम पर जाने ही वाला था, तभी तुम आ गई। ठीक है, मैं अब काम पर चलता हूँ। इतना बोलकर राजू झट से हाथों में कुल्हाड़ी लेता है और घर से बाहर निकलता है और गीता भी किचन की तरफ चल देती है। राजू को बाहर आते देख हल्के मुस्कान के साथ बोलता है, राजू आज तो काफी लेट हो चुकी है, जल्दी चलो। आज मेरे तो खेत में बहुत सारे काम हैं और तुम्हें तो जंगल से लकड़ियां काटनी है। लकड़हारा और किसान दोनों मित्र आपस में बात करते हुए जंगल के काफी अंदर आ चुके थे। रास्ता कब खत्म हुआ उन्हें पता ही नहीं चला और वे लोग खेत में आ गए थे। राजू अब तो मेरा खेत भी आ गया। अब मैं खेत को जल्दी से खोदाई करता हूँ। आज तो खेत में बहुत सारे काम हैं। अरे हाँ रामू, तुम अपने खेतों का काम पूरा करो, तब तक मैं जंगल से थोड़ी लकड़ियां काट कर आता हूँ। इतना बोलकर राजू जंगल की तरफ चल देता है और वही रामू अपने खेतों को खुदाई करने लगता है। राजू अपने कदमों को काफी तेजी से बढ़ा रहा था, क्योंकि उसे भी पता था कि आज काफी लेट हो चुकी है और लकड़ियों को काटने के साथ साथ बाजार में भी बेचना था। राजू देखता है कि गांव के कुछ लकड़हारा पहले से ही ढेर सारी लकड़ियां काटकर अपनी बैलगाड़ी में लेकर जाने वाले हैं। अरे ओ भैया, सुन रहे हो? मैं पूछ रहा था, इतनी अच्छी लग रही है, कहाँ से काटी है? अरे भाई, ये सारी लकड़ियां जंगल के बीच की है। ऐसी लकड़ियां सिर्फ जंगल के बीच में ही मिलती है, लेकिन जंगल के अंदर उतना ही ज्यादा खतरा होता है। ना भैया, हमसे जंगल के बीचों बीच न जाया जाएगा। मैं तो इधर ही से थोड़ी सी लकड़ियां काट कर आ जाऊंगा। इतना बोलकर राजू जंगल की तरफ बढ़ जाता है और लकड़ियां काटने के लिए पेड़ को खोजने लगता है। सामने इतने सारे पेड़ कट गए थे, यह देखकर राजू हैरान हो जाता है और सोचता है, आज मैं इधर से ही थोड़ी लकड़ियां काटकर चला जाऊंगा। थोड़ी ही देर में राजू बहुत सारी लकड़ियां काट लेता है और फिर उन्हें अपने सिर पर रखकर घर की तरफ चल देता है। राजू सोचते हुए रामू के खेत की तरफ जा रहा था। राजू यह भी सोच रहा था कि काका और बिरजू भाई
जंगल के अंदर से अच्छी अच्छी लकड़ियां काट कर अच्छे दामों में भेजते हैं। सोचते हुए राजू कब रामू के खेत के पास आ जाता है उसे भी खुद पता ही नहीं चलता है। और इधर रामू अपनी पत्नी से फसल के बारे में बात कर रहा था और तभी राजू रामू के पास धीमी कदमों के साथ आता है। अरे राजू भाई, तुम आ गए। अब मैं तो भोजन करने जा रहा था। आओ और तुम भी थोड़ा भोजन कर लो। अरे नहीं रामू भाई, इन लकड़ियों को जमींदार के पास भी पहुंचाना है और उसके बाद बाजार में भी जाना होगा, नहीं तो लेट हो जाएगा। ठीक है, जाओ। लेकिन हाँ, तुम तो जानते ही हो जमींदार कितना दुष्ट है। लोगों का अच्छी लकड़ियां लेकर कम दाम में ही ले लेता है। अरे हाँ रामू भाई, ये बात तो सभी लकड़हारे को पता है, लेकिन क्या करें, आसपास के गांव में भी और बाजार में भी लकड़ियां कोई नहीं खरीदता, इसलिए जमींदार के पास ही बेचना पड़ता है। राजू इतना बोलकर जमींदार के घर की तरफ चल देता है। और रामू भोजन करते हुए अपने फसल के बारे में सोचने लगता है। वह इस बार कुछ अलग सोच रहा था। राजू जब अपने तेज कदमों के साथ जमींदार के घर के पास पहुंचता है तभी देखता है कि काका और मदन भाई के साथ जमींदार कुछ बातें कर रहा है। तो फिर राजू जमींदार की तरफ अपनी कदम बढ़ाता है। अरे वाह मदन, तुम और तुम्हारे पिता ने तो आज कमाल कर दिया। इतनी अच्छी लकड़ियां, आज तो मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा। इतना बोलकर जमींदार मदन के हाथों में बहुत सारे पैसे थमा देता है। फिर मदन अपने पिता के साथ पैसे लेकर घर की तरफ चल देता है। अरे आओ राजू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अरे मालिक, आज मैं इतना सारा लकड़ियां काट कर लाया हूँ, आप मुझे बस इनकी कीमत दे दो। अरे राजू, तुम इतनी बेकार सी लकड़ियां काट ले आए हो, इन्हें तो कोई मुफ्त में भी नहीं लेगा और तुम इनकी कीमत मांग रहे हो। जमींदार की बातें सुनकर राजू थोड़ा उदास मन कर लेता है और फिर बोलता है, मालिक, आप इन लकड़ियों को जो कीमत देना चाहते हैं दे दो। मैं कल से अच्छी और ढेर सारी लकड़ियां लेकर आऊंगा। आप तो जानते ही हैं, जंगल के काफी अंदर जाने पर ही अच्छी लकड़ियां मिलती है और उसमें कितने खतरनाक जानवर रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं कल जंगल के अंदर जाऊंगा। राजू की बातें सुनकर जमींदार काफी गहरी सोच में पड़ जाता है और अपने आप से ही बोलता है, अरे चलो कोई बात नहीं, मैं आज इसे 100 रुपये दे ही देता हूं। कल से तो मेरा ही फायदा है। यह बेवकूफ मेरे लिए अच्छी लकड़ियां जंगल के बीच से जाकर काटेगा और फिर मेरे पास लाएगा। जमींदार यह सब बातें सोचकर राजू से बोलता है, राजू, मैं तुम्हें 100 रुपये दे सकता हूं, अगर चाहिए तो बोलो, नहीं तो तुम जा सकते हो। राजू बेचारा 100 रुपये लेना तो नहीं चाहता था, लेकिन बेचारा उतना पर ही मान जाता है। मालिक, आप मुझे 100 रुपये ही दे दो, जिससे मैं घर के लिए राशन ले जा सकूं। तब जमींदार राजू को 100 रुपये देता है और फिर रामू पैसे लेकर राशन की दुकान की तरफ चल देता है। राजू के मन में कई सवाल थे। कल जंगल में जाना उचित होगा या नहीं, ये सब राजू सोच रहा था। राजू सोचते हुए एक बहुत ही बड़ा किराने के दुकान पर आ जाता है और तभी दुकानदार बोलता है, अरे राजू भाई, जल्दी से बता दो क्या क्या चाहिए। अरे गौरव भाई, मुझे घर के लिए राशन पैक कर दो। ठीक है भैया, आप यहीं पर रुको, मैं अंदर से आपके घर के लिए सारा राशन लेकर आता हूँ। इतना बोलकर गौरव राजू के लिए बहुत सारे राशन लाता है और उसे थमा देता है। अरे राजू भैया, आप कितने दिनों से मेरे दुकान पर नहीं आए हो? अपना ही दुकान समझकर आते रहना। राजू दुकानदार के कोई जवाब न देकर पैसे देता है और वहां से चुपचाप चल देता है। जिस दुकान पर जाओ वह दुकानदार सिर्फ यही बातें बोलता है कि अपना ही दुकान समझकर आते रहना। इनको क्या पता मैं कितनी मजबूरी में हूँ, मेरे पास तो पैसे भी बहुत मुश्किल से ही आते हैं। राजू यही सब बातें सोचते हुए कब घर पहुंचाता है उसे कुछ पता ही नहीं चलता और तभी घर के अंदर जाता है तो उसकी पत्नी पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती है और उसका बेटा सो रहा था। गीता, तुम जल्दी से खाना लगा दो, मैं आज बहुत ज्यादा थक चुका हूँ।
लगता है आज बारिश भी आने ही वाला है। हाँ जी, आप यहीं पर बैठी है, मैं अभी आपके लिए खाना लगा देती हूँ। गीता इतना बोलकर राजू के हाथ से राशन लिए किचन की तरफ जाती है और थोड़ी ही देर में राजू के लिए खाना लगा देती है और राजू वहीं पर बैठकर भोजन करने लगता है। राधा अपने पति रामू को भोजन करा रही थी, तभी बाहर जोर से बिजली कड़कती है और वर्षा होने लगती है। राधा, देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। आज का मेरा सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। रामू काफी उदास और चिंतित अवस्था में था और वही राधा शांत और सोच में थी। और तभी राधा शांत स्वर में बोली, आप फसल के बारे में फिक्र बिल्कुल मत करिए, भगवान पर भरोसा रखिए, भगवान सब ठीक कर देंगे। वे लोग इतना बोलकर सोने लगते हैं क्योंकि रामू को कल सुबह खेत में भी जाना था, इसलिए भगवान से प्रार्थना करके वे सब सो जाते हैं। गीता देखो ना, कितना तेज बारिश हो रही है। लगता है कल तक तो बाढ़ ही आ जाएगा। पता नहीं मैं कल जंगल में कैसे जाऊंगा। राजू की बात बिल्कुल सही थी। गांव के बाहर हर तरफ काफी तेज बारिश हो रही थी, जैसे लग रहा हो कुछ ही समय में बाढ़ भी आ जाएगा। राजू और उसकी पत्नी गीता दोनों शांत खड़े हैं। इतनी तेज बारिश में राजू को बहुत चिंता हो रही थी कि कल वह जंगल में लकड़ियां काटने कैसे जाएगा। राजू ये सब बातें सोच ही रहा होता है, तभी उसकी पत्नी गीता बोलती है, अरे आप सो जाइए, कल की चिंता मत करिए, भगवान कोई ना कोई रास्ता दिखा देंगे। अब आप। इतना बोलकर राजू का परिवार भी सोने लगता है क्योंकि उन्हें कल सुबह जल्दी जगना था। अगले दिन सूरज उगने से पहले ही दोनों दोस्त खेत की तरफ जाते हैं। राजू को तो पता ही था आज लकड़ी काटना संभव नहीं है, इसीलिए अपने दोस्त के साथ खेत में ही जाने लगता है। खेत में जाते ही उन्होंने जो देखा, मानो कि पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो, क्योंकि खेत पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। और रामू तो अपने सर पर हाथ रखकर रोने लगा। तभी दूर से कोई साधु जैसा लाल धोती और कंधे पर गमछे लिए आता है। देखने में कोई महान साधु ही प्रतीत हो रहा था और राजू का आवाज लगाता है, बेटा तुम रो क्यों रहे हो, मुझे बताओ। राजू के कान में आवाज पड़ते ही राजू पीछे की तरफ मुड़ता है और देखता है साधु बाबा है। फिर उनके पास धीमी कदमों के साथ जाता है, फिर उन्हें प्रणाम करके उनको रामू की सारी बातें बता देता है, कैसे कल की बारिश ने रामू की फसल बर्बाद कर दी है। बेटा तुम लोग दुखी मत हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज तुम दोनों का किस्मत बदलेगा, सिर्फ तुम लोग इस खेत को आज खुदाई करो। साधु इतना बोलकर वहाँ से धीमी कदमों के साथ जाने लगता है और वही राजू सोच में पड़ जाता है। फिर राजू अपने दोस्त के पास जाता है और उसे साधु बाबा की बातें बताता है। फिर रामू भाई अभी साधु बाबा आए थे और बोले तुम्हारे खेत को अभी खुदाई करने को, जिससे हमारा किस्मत चमक जाएगा। अगर हमें साधु बाबा ने बोला है तो हमें खुदाई जरूर करनी चाहिए। इतना बोलकर किसान और लकड़हारे दोनों दोस्त खेत को काफी देर तक खुदाई करते रहते हैं, लेकिन अभी तक उनको खेत से कुछ भी नहीं मिला था। तभी रामू का कुदाल किसी चीज से टकराता है। रामू थोड़ी मिट्टी हटाकर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारा खजाना होता है। ये देखकर रामू हैरान हो जाता है। राजू भाई, ये देखो कितना सारा खजाना मिल गया, अब हम भी अमीर हो जाएंगे। रामू की बातें सुन राजू रामू के पास दौड़कर जाता है और देखता है तो वह भी हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा खजाना होता है। राजू देख, सच में साधु बाबा की बातें सच हो गई और हमें बहुत सारा खजाना मिल गया। हाँ, वे तो बात सही है, लेकिन इतना सारा खजाना हम लोग अकेले अकेले नहीं ले सकते। गांव में कई लोगों का नुकसान हुआ है, हम उनका भी कुछ मदद कर देंगे। हाँ राजू, बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। कुछ गांव वालों का मदद भी हो जाए तो अच्छा है। चलो, कुछ का तुम मदद कर देना और कुछ का मैं कर दूंगा। आपस में दोनों बातें करके आधे आधे खजाना दोनों अपने अपने घर लेकर जाने लगते हैं। फिर रामू अपने घर आकर अपनी पत्नी से सारी बातें बताता है और फिर उसकी पत्नी उसे कुछ बताती है। ओजी, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमारी मदद भगवान ने किया है और हम लोगों का भी मदद करना बनता है, इसलिए आप आज गरीब और अन्य लोगों को भोजन कराएं। और इधर राजू भी अपनी पत्नी से आज की हुई घटना बता रहा होता है और तभी उसकी पत्नी भी उसे वैसा ही बातें करती है। आप एक काम करिए, कुछ सिक्के रखकर बाकी सारे धन का बहुत सारा अनाज खरीद के गरीबों में बांट दीजिए, जिससे बारिश में किसी को दिक्कत ना हो। रामू अपनी पत्नी के कहे अनुसार बहुत सारे लोगों को भोजन कराता है। गरीब भिखारी साधु
सबको पेट भर भोजन कराता है। और इधर राजू भी बहुत सारा अनाज खरीद कर लाता है और गरीबों और जरूरतमंदों को भी अपने घर बुलाता है और सबको अनाज सब्जी फल बांट देता है। फिर सब लोग सब्जी फल चावल दाल आटा सब कुछ लेने के बाद वहाँ से सभी जाने लगते हैं और राजू इधर फिर सोचने लगता है कोई गरीब या जरूरतमंद बच ना जाए। ये सब सोचकर फिर वो अपने घर के अंदर चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर रामू अपने खेत में कुछ किसानों की मदद से इस बार कड़ी मेहनत करता है और अच्छी अच्छी सब्जियां उगाने की सोचता है। और इधर राजू भी अपने साथ कई लकड़हारे को काम में रखकर वह भी काफी बड़ा लकड़हारा बनने के लिए कड़ी मेहनत करता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन रामू का इतना दिनों का मेहनत रंग लाई और उसकी फसल इस बार काफी अच्छा हुआ था। रामू भाई, इस बार तो आपकी फसल काफी अच्छी और ज्यादा हुई है। आप गांव के सबसे बड़े किसान बन गए हो। हाँ भाई, वह तो बात है, लेकिन तू भी तो इस गांव का सबसे बड़ा लकड़हारा बन गया है। ये सब हमारी मेहनत है। ऐसे ही दोनों मेहनत करके एक दोस्त गांव का सबसे बड़ा किसान बन गया और एक गांव का सबसे बड़ा लकड़हारा बन गया। इसीलिए कितनी भी मुसीबत हो, मेहनत करना हमें नहीं छोड़ना चाहिए। वे दोनों दोस्त आज भी साथ में ही काम करने के लिए जाते हैं। किसान अपना काम करता है और लकड़हारा अपना काम करता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।